हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 पर क्लास 11th की एनसीईआरटी की मैथ में। आज हम चैप्टर 2 का मिसलेनियस लेके चलने वाले हैं। इसके पहले की सारी एक्सरसाइज हो गई हैं और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बताने का कष्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसका देखिए क्या दिया है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स और जी एक्स। दो रिलेशन दिए गए हैं। एक रिलेशन आपको एफ एक्स दिया गया है और एक रिलेशन जी एक्स दिया गया है। सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। देखिए दो फंक्शन हमको यहाँ पर ये दो हमको रिलेशन दे दिए गए हैं। एक रिलेशन एफ एक्स है और एक रिलेशन जी एक्स है। हमको बताना है कि क्या ये दिए गए रिलेशन में एफ एक्स फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन नहीं है, ये हमें दिखाना है। सबसे पहले आप एफ एक्स को देखो। एफ एक्स में यहाँ पर दो वैल्यू दी गई हैं एफ एक्स की। एक एक्स स्क्वायर दी गई है, लेकिन एक्स स्क्वायर ये तब दी गई है जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है परंतु 3 या 3 से छोटी है। जबकि एफ एक्स बराबर 3x है, जबकि एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर है परंतु 10 से छोटी या 10 के क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट 3 मिल रहा है आपको जिसके लिए दोनों वैल्यू दी गई हैं। इसमें भी इक्वल 3 है, लेकिन एक्स स्क्वायर है फंक्शन का मान या रिलेशन का मान। और एक 3 के लिए देखो 3x भी दिया गया है और वो भी एफ एक्स का ही मान है। तो यदि हम x बराबर 3 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालें तो एफ एक्स की वैल्यू 2 है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 3x है, दोनों देखिए हैं। अब अगर हम f3 की वैल्यू निकालें देखो तो क्या क्या आएंगी। दो वैल्यू आ रही हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि ये आएगा 3 का स्क्वायर, तो ये 9 आया। और यहाँ से 3 × 3 तो ये भी क्या आ गया, 9। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 की दो इमेज मिल रही हैं। एक पहली भी 9 है और दूसरी भी 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक फंक्शन को निरूपित करेगा, क्योंकि अगर हमने एक x लिया तो जो उसके एफ एक्स हैं वो सेम आए। हम जानते हैं कि फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन में एक ही वैल्यू की या एक एलिमेंट की अलग अलग दो इमेज नहीं हो सकती हैं। दो एलिमेंट की एक इमेज तो मिल सकती है, लेकिन अगर एलिमेंट एक है तो अलग अलग दो इमेज नहीं मिल सकती। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो f3 है वो दोनों मान से सेम आया, 9 9 आया। अब ज़रा आप gx के लिए देखो तो gx यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है और 3x स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है। तो अगर हम x बराबर 2 पर चेक करें तो एट x = 2 तो देखिए g2 क्या आएगा, g2 के दो मान आएंगे। एक एक्स स्क्वायर से आएगा, एक 3x स्क्वायर से आएगा। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2 का स्क्वायर आया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ से 3 × 2 का स्क्वायर आएगा तो बोलो कितना आ गया, ये आ गया 12। तो देखो यहाँ पर g2 के दो मान आ गए। यानी अगर इधर पर 2 है जिसको हम x कहते हैं और ये क्या है एफ एक्स, तो 2 जो है उसके दो इमेज मिल रहे हैं। एक 4 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, 12। आप जानते हो कि फंक्शन कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम डोमेन से केवल एक एलिमेंट लेते हैं जिसको हम x से निरूपित करते हैं तो याद रखें एक x के लिए अलग अलग दो एफ एक्स नहीं हो सकते। दो अलग अलग x ले लें तो उनके लिए एफ एक्स एक हो सकता है, लेकिन एक x के लिए दो एफ एक्स नहीं मिल सकते। तो देखिए ये फंक्शन नहीं है। और अगर आप यहाँ पर गौर करते तो ये 3 है और
3 की जो इमेज है वो 9 आई, चाहे आप x स्क्वायर से देखें और चाहे आप 3x से देखें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि f तो फंक्शन है मगर gx फंक्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबके लिए क्यों नहीं चेक किया। देखिए, सबके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एक ऐसी वैल्यू है जो ऊपर वाले मान के लिए भी है और नीचे वाले मान के लिए भी है, इसलिए हमें इसी पॉइंट पर चेक करना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये कारण है कि fx दिस इज ए फंक्शन बट g इज नॉट ए फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन अगर यहीं पर आप देख लो, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इफ़ fx इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो हमको वैल्यू ज्ञात करना है फाइंड f1.1 माइनस f1 अपान 1.1 माइनस 1। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर आपको fx की वैल्यू दे दी गई है तो आप f1.1 भी निकाल सकते हो और आप f1 भी निकाल सकते हो। करना क्या है, जहाँ x है x की जगह पर ये वैल्यू रख देना है। तो ज़रा देखें, अगर मैं f1.1 माइनस f1 अपान 1.1 माइनस 1 इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी। देखो ज़रा, f1.1 तो fx किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम यहाँ पर अगर 1.1 रखेंगे तो ये 1.1 का स्क्वायर आएगा, यानी 1.1 का स्क्वायर, और f1 आएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा। अच्छा, नीचे है 1.1 माइनस 1। इसमें आप सोचो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी, यानी इसको लिखा जा सकता है 1.1 माइनस 1 एक कोष्टक में और 1.1 प्लस 1 दूसरे कोष्टक में। नीचे है 1.1 माइनस 1, तो ये पूरा हो गया कैंसिल। अब 1.1 में जब तुम 1 को जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 2.1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो डोमेन ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तो क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि करना क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। आपको क्या ज्ञात करना है, डोमेन। आपको डोमेन ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। fx बराबर क्या दिया है, देखो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये दिया है। देखिए, डोमेन ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करो जिसके लिए फलन क्या हो, परिभाषित हो। फॉर डिफाइंड फंक्शन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे परिभाषित फलन के लिए, देखो फलन आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि ये फलन परिभाषित कब होगा। अगर नीचे की जो वैल्यू है जो बटे में लिखी हुई है, अगर ये 0 आ जाएगी तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो नीचे लिखी है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये नहीं होनी चाहिए 0 के बराबर, तो फलन परिभाषित रहेगा। और यहाँ से इसको हल करके x का मान ज्ञात करो। तो देखे ज़रा, प्लस 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करो कि 8 आ जाए। तो आप इसके गुणनखंड करोगे तो x माइनस 2 आएगा और x माइनस 6 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आया x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। ना तो x का मान 2 होना चाहिए और ना तो x का मान 6 होना चाहिए, यानी 2 6 को छोड़ के x की सारी वैल्यू हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन आएगा वो बराबर सारी रियल नंबर आएंगी, सिर्फ किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के, और यही क्या कहलाएगा आंसर।
तो देख लीजिए कितना आसान है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहे होंगे। और चूँकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मिसलेनियस कब लगाया जाता है, जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, तो हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चौथा क्वेश्चन देखें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। एक रियल फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, देखिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1। आपको इसका दो चीज़ ज्ञात करना है, एक तो डोमेन ज्ञात करना है और एक आपको रेंज ज्ञात करना है। तो दो चीज़ें आपको ज्ञात करना है। डिफाइंड फंक्शन है, मैंने आपसे कहा था फंक्शन कब डिफाइंड होता है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है और वो ऋण ना हो जाए, माइनस ना हो, तो फंक्शन डिफाइंड होगा। क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या अगर है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो हम कहेंगे कि परिभाषित फलन के लिए, अंग्रेजी में बोलेंगे फॉर डिफाइंड फंक्शन, तो परिभाषित फलन के लिए ये जो x माइनस 1 है, या तो ये 0 हो या 0 से बड़ा हो। कितना आसान है देखिए। इसका मतलब x सदैव बड़ा होना चाहिए या बराबर किसके, 1 के। और x की वैल्यू ही क्या कहलाती है, डोमेन। यानी x की ये जो वैल्यू आ रही है यही डोमेन कहलाएगी। यानी इसका जो डोमेन आ गया ये बराबर आ गया 1 से लेकर अनंत तक। चूँकि 1 को शामिल करना है, इक्वल भी लिखा है, इसलिए इसमें कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज्ड। और आप जानते हो इनफाइनाइट की तरफ सदैव क्या रहता है, ओपन इंटरवल। अब देखो इसका अगर हमें रेंज ज्ञात करना है तो मैं रेंज ज्ञात करने का आपको तरीका बता चुका हूँ कि जो फंक्शन दिया है, जैसे अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 दिया है, उसको आप y के बराबर मान लो। पहले हमने मान लिया y बराबर अंडर रूट के अंदर x माइनस 1। अब हमको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y के पदों में x का मान ज्ञात कर लो। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करो तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 1, यानी x बराबर हो गया y स्क्वायर प्लस 1। इस तरह आप x की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो चूंकि हमें पता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, डोमेन बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये जो x है वो है y स्क्वायर प्लस 1, यानी y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। रेंज का मतलब किसका मान, y का मान। तो यहाँ से आया y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी y का जो मान आएगा वो या तो 0 होगा और या तो 0 से क्या होगा, बड़ा। और याद रखो y का मान ही क्या होता है, रेंज। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज होगा वो बराबर होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। इधर क्लोज्ड इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि 0 के वैल्यू इक्वल भी थी और आप जानते हो कि इनफाइनाइट के बराबर कोई संख्या हो नहीं सकती, इसलिए उधर हमने क्या लगाया, ओपन इंटरवल। तो बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन था। अब जरा पांचवा क्वेश्चन आप देख लो, बहुत ही सरल है। हम इसको इस वीडियो में समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उनको देखते रहिएगा, जो क्लास 10th और 11th दोनों के लिए उपयोगी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसमें क्या दिया गया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फिर से वही सवाल है कि आपको डोमेन ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। दो चीज़ें ज्ञात करना है। जबकि डिफाइंड फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1। कितना आसान है देखिए। ये जो मॉड x माइनस 1 दी, अच्छा इसमें खाली रेंज भर शायद ज्ञात करना है, नहीं, डोमेन और रेंज दोनों ज्ञात करना है। अब आप दिमाग लगाओ जरा कि मॉड के अंदर x माइनस 1 लिखा है तो x की तो कोई भी वैल्यू तुम रख सकते हो, फंक्शन तो डिफाइंड ही होगा, बटे में कुछ है नहीं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं
कि परिभाषित फलन के लिए आप x को कुछ भी ले सकते हो रियल नंबर में, यानी x रियल नंबर ले लो, फलन सदो क्या रहेगा, परिभाषित। और हम जानते हैं कि फलन परिभाषित हो उसके लिए x की जो मान लेना पड़े वही मान डोमेन कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। बात समझ में आ गई। अब आते हैं रेंज पर। अब सोचो जरा रेंज, रेंज क्या होता है, y का मान। आपने कहा y बराबर मॉड x माइनस 1। ये बताओ मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी है वो या तो 0 होगी और या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मॉड वाली संख्या मापांक फलन कहते हैं इसको, और जो मॉड की संख्या होती है वो कभी 0 से कम नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो सदैव 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा। बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये जो रेंज होगा इसका वो बराबर होगा 0 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। चूंकि 0 हो सकता है तो क्लोज्ड इंटरवल लगा दो। आओ इसको ग्राफ से दिखा दूं मैं तुम्हें बताऊं। मॉड x का ग्राफ आपको याद है, जैसे ये होता है मॉड x का ग्राफ, ऐसे ये मॉड x माइनस 1 है। इसका मतलब ये ग्राफ एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ये देखिए ये ग्राफ अब एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा 1 0 पर, और अब ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह। अगर किसी भी फंक्शन का तुम ग्राफ बना लेते हो, अगर किसी भी फंक्शन का तुम ग्राफ बना लेते हो तो डोमेन के लिए मैंने बताया था कि ये देखो कि वो ग्राफ x अक्ष पर कितनी दूर तक जा सकता है। तो देखिए ग्राफ फैलता हुआ जा रहा है ऐसे। ये देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई सीमा नहीं है इसकी, यानी ये दाईं ओर भी अनंत तक जा सकता है और बाईं ओर भी अनंत तक जा सकता है। इसका मतलब सभी रियल नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत। ये डोमेन हो गया। रेंज जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि कितनी ऊंचाई पर है और कहाँ से है। देखो ना जरा, ये x अक्ष पर है तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और इसके बाद ऊपर ये अनंत तक जा सकता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी, अब परंतु अनंत तक हो सकती है। इसका मतलब इसका जो रेंज हो गया वो 0 से कहाँ तक हो गया, अनंत तक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5वां। आइए हम इसका 6वां क्वेश्चन जरा देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, और फंक्शन आपके सामने जो दिखाई दे रहा हो उस फंक्शन को पहले पढ़ लो और उस फंक्शन को देखो कि इस फंक्शन से हमें क्या मिल सकता है। तो जरा देखते हैं फंक्शन क्या दिया है 6वें सवाल में। f(x) बराबर दिया है, इस तरह लिखा हुआ देखो, और यहाँ दिया है x और ये दिया है x स्क्वायर अपॉन, f(x) नहीं दिया, f बराबर भर लिखा है, f इक्वल टू और x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दिया है। ये फंक्शन r से r में है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। आपको रेंज ज्ञात करना है, सिर्फ आपको रेंज ज्ञात करना है। आप पहले सोचो कि अगर खाली रेंज हमको ज्ञात करना है तो डोमेन तो साफ साफ है रियल नंबर। ये x क्या होता है, रियल x क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन तो रियल नंबर दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, रेंज। जरा इधर देखो, जो फंक्शन है ये डोमेन है, ये रेंज है। तो अगर हम लिखें y बराबर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अब दिमाग लगाओ कि y की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। यानी y जो है x स्क्वायर, ये वर्ग है, ये सदैव 0 या 0 से क्या रहेगा, बड़ा। बात समझ में आ गई। ये x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी। बहुत दिमाग से सोचिएगा, x स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। और नीचे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा
ये सदैव एक या एक से क्या होगा, बड़ा। बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अगर x को 0 करें तो सबसे छोटा मान इसका 0 आ सकता है, माइनस नहीं हो सकता। क्यों? ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों 0 या 0 से बड़े रहेंगे। नीचे एक जोड़ोगे तब भी ये कभी माइनस नहीं होगा, बल्कि 1 से बड़ा होगा। तो सोचिए जरा कि एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा मान ये 0 होगा। और जो सुनो, अब अगर 0 नहीं है तो यहाँ की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 4 + 1 5। यानी यहाँ पर अंश सदैव, ये जो अंश है ये सदैव छोटा रहेगा किससे? हर से। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये सदैव 1 से क्या रहेगी? कम रहेगी, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी y का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, परंतु सदैव 1 से क्या होगा? छोटा होगा। चेक करना हो चेक कर लो। x की तुम कोई वैल्यू यहाँ रख दो, जो टोटल मान आएगा वो 1 से कम ही आएगा। 5 रखो, 5 × 5 = 25, तो नीचे हो जाएगा 25 × 1 = 26, तो 25/26 1 से कम है। 10 रखोगे तो 10 × 10 = 100, और यहाँ एक और ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 और धन 1 101, 1 से कम रहेगा। इसलिए जिसका रेंज बनेगा वो बराबर क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा, परंतु 1 से सदैव छोटा। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 की ओर लगाना और 1 की तरफ ओपन इंटरवल, क्योंकि वैल्यू कभी 1 के बराबर ये नहीं हो सकती, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो वैल्यू सदैव 1 से क्या रहती है? कम रहती है। याद रखना, रेंज का मतलब होता है y का मान कहाँ से कहाँ तक है, और डोमेन का मतलब परिभाषित फलन के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6वां। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखो, फंक्शन f दिया है, फंक्शन g दिया है, और दोनों फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में हैं। fx जो दिया है वो x + 1 दिया है, -3 दिया है। आपसे पूछा है f + g, आपसे पूछा है f - g, और आपसे पूछा है f/g। देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। f + g का मतलब ये बराबर होता है fx + gx। कोई दिक्कत नहीं है। दो फंक्शन अगर जुड़े हुए हैं मतलब उनको जोड़ना है आपको, तो f + g का मतलब fx और gx को जोड़ दो। fx तुम्हें सामने दिख रहा है, x + 1 है, और gx है 2x - 3, तो उत्तर आ गया 3x - 2। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर आपको f - g निकालना है तो ये बराबर होगा fx - gx। fx x + 1, इसमें माइनस कर दो 2x - 3, तो -2x + 3, अर्थात ये आ गया -x + 4। कितना आसान है देखिए। f/g इसी प्रकार निकालना है, तो f/g का मतलब क्या हुआ? fx/gx कर लो। fx देखिए कितना दिया है, x + 1, तो ये x + 1 हो गया, और gx हो गया 2x - 3। इस प्रकार ये तीनों वैल्यू आपको मिल गई। कितना आसान था, जिसकी कोई सीमा नहीं है। राइट है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8वां। तो इस तरह देखिए कितने आसान से सवाल हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये पूरी मिसलेनियस तुरंत आप समाप्त कर सकते हैं, तुरंत आप पढ़ सकते हैं। देखिए 8वां दिया है, क्या क्या दिया है। एक फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में दे दिया है 1 1
2 3 0 -1 -1 -3 ये फंक्शन दिया है और ये है पूर्णांक से पूर्णांक में, इंटीजर टू इंटीजर ये दे दिया गया है। fx बराबर दिया है, अब देखिए अलग से ये लिखा है ax + b फॉर सम इंटीजर a एंड b। आपको ज्ञात करना है a की वैल्यू और आपको ज्ञात करना है b की वैल्यू। ये क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनिए, जैसे फंक्शन दिया है ना, ये है x पहला वाला, ऑर्डर पेयर में पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा क्या होता है, fx होता है। इसी तरह ये क्या है, x और ये क्या है, fx। पहला मान x, दूसरा क्या है, fx। तो ज़रा सोचो कि अगर मैं f1 ले लूँ, f1 देखिए इधर, तो f1 बराबर हो जाएगा a × 1 + b। मगर जो f1 है वो 1 के बराबर है। याद रखें, पहला मान x की वैल्यू और दूसरी किसकी वैल्यू, fx की। तो अगर 1 को मैंने लिया x तो fx भी क्या है, 1। तो चूंकि हमें मालूम है कि जो f1 है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब 1 बराबर आ गया a + b, या हम लिख सकते हैं a + b = 1। पहला समीकरण मिल गया। अब यदि आप 2 3 पे देखो तो चूंकि f2 देखो ये 3 के बराबर दी गई है, यहाँ ये x है, ये fx है, तो f2 का मान 3 के बराबर। लेकिन fx हमको ax + b दिया है, इसलिए f2 यहाँ 2 रखो तो ये क्या आ जाएगा, f2 बराबर बोलो क्या आएगा, a × 2 अब प्लस कितना b। f2 का मान कितना है, 3, तो 3 बराबर आ गया 2a + b, या हम कह सकते हैं 2a + b = 3। ये समीकरण नंबर आपको 2 मिल गया। अब तुम समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर लो। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 लिखा है 2a + b = 3। समीकरण 1 है a + b = 1, घटा दो, माइनस 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 कैंसिल हुआ, a बराबर कितना आ गया, 2। ये देखिए पहला मान आ गया। अब a बराबर 2 आ गया तो b का मान निकाल लो। यहाँ से a की जगह पे 2 रख दो तो b बराबर -1, यानी a बराबर 2 आ गया तो b बराबर क्या आ गया, -1। यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वां। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी हमें 12 क्वेश्चन तक लगाने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, देखिए तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कष्ट होता है। कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज़रा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n। एक रिलेशन दिया है, रिलेशन भी आप पढ़ चुके हो, और नेचुरल नंबर से रिलेशन नेचुरल नंबर में दिया है। नेचुरल नंबर रिलेशन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये दिया है। डिफाइंड कैसे है ज़रा देखो। R बराबर दिया है AB सच दैट AB बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड साथ में कहा गया है A बराबर B², ये दे दिया गया है। तो कहता है इनमें से कौन सा सत्य है। पहला नंबर अगर देखो AA बिलोंग्स टू R। जरा सोचिए कि अगर मैंने कहा पहला नंबर कि ये AA बिलोंग्स टू R लिखा है, हम जानते हैं कि AA बिलोंग्स R तभी होगा जब A होगा A के स्क्वायर के बराबर। ये देखिए AB का मतलब क्या हुआ, अगर AB रिलेशन में है तो इसका मतलब A होना चाहिए B² के। AA रिलेशन में अगर है
तो इसका मतलब ए होना चाहिए ए के स्क्वायर के। अब ये बताओ, यदि मैं ए को एक नेचुरल नंबर ले लूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, तो यदि मैंने ए को 2 लिया तो बताओ क्या 2 के स्क्वायर के बराबर है? नहीं बराबर। केवल एक नेचुरल नंबर ऐसी होती है जो स्वयं के वर्ग के बराबर होती है, कौन? 1। लेकिन किसी क्वेश्चन को सही करने के लिए आप 1000 उदाहरण दें, उसको गलत साबित करने का केवल एक उदाहरण बहुत होता है। तो इसने इसको गलत साबित कर दिया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग नहीं करेगा किसमें? आर में। इसका मतलब पहला वाला ये फॉल्स है। दूसरा आइए, दूसरा कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि अगर ए बी में रिलेशन है तो बी ए में भी रिलेशन होगा। तो देखो, इफ ए बराबर बी स्क्वायर, इसका मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता कि बी बराबर ए स्क्वायर। अरे भाई, कोई संख्या दूसरी का वर्ग है तो दूसरी पहले का वर्ग कहाँ से हो सकती है? तो ये भी असत्य हुआ। इसका मतलब ये भी असत्य है, दूसरा भी असत्य हो गया। तीसरा देखो जरा, तीसरा कहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो कह रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। जाइए ना, पढ़ लो। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब दिमाग लगाओ जरा, ए बी बिलोंग्स टू आर, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर कहा, इसका मतलब ए बराबर है बी स्क्वायर। बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी बराबर है सी स्क्वायर। ये मैं कैसे लिख देता हूँ मालूम है ना? यहाँ से ए बी अगर आर में है तो ए बराबर बी स्क्वायर, ये रिलेशन कहा गया है। मैंने कहा बी सी अगर आर में है तो बी बराबर सी स्क्वायर। तो ये बताओ ए बराबर क्या है? बी स्क्वायर। और अगर बी का तुम मान रख दो तो बी सी स्क्वायर के बराबर है, यानी सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए बराबर आएगा सी की घाते 4। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए सी है वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगी किसमें? आर में। क्यों? कब बिलोंग करती? जब ए बराबर आ जाता सी के स्क्वायर के, मगर वो तो आया सी की घाते 4। इससे साबित हुआ कि जो 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सब गलत हैं, इनमें कोई भी सही नहीं है। तो सभी स्टेटमेंट इसके क्या हैं? रॉन्ग हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा? 9वां। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो। कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप मुझको ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे मैं आपको समझा पाऊँ। 10वां देखिए, एक सेट ए दिया है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। एक सेट बी दिया है, इसमें एलिमेंट हैं 1 5 9 11 15 16 दिया है। और एक फंक्शन दे दिया है, वो है 1 का 1 5 ऑर्डर्ड पेयर में, 2 9 3 1 4 5 और 2 11। ये दे दिया गया है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जरा सुनो ध्यान से, क्या एफ एक रिलेशन होगा? ये क्या रिलेशन है ए से बी में? तो जरा सुनो, ये है ए और ये है बी, ये दिया है एफ 1 2 3 4, यहाँ है 1 5 9 11 15 16। देख लेते हैं। हाँ जी, 1 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 9 से, 3 का रिलेशन 1 से लिखा मैं देख लूँ
3 का रिलेशन 1 से दिया है भाई, तो 3 का रिलेशन 1 से, 4 का रिलेशन 5 से, फिर 2 का रिलेशन 11 से दिया है, फिर 2 का रिलेशन 11 से दिया है। तो मेरी बात सुनो, रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट। ये जो चूंकि R जो होता है ना, ये सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो अगर आप A क्रॉस B निकालोगे तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, ये सब उपलब्ध होंगी, क्योंकि इनमें सारा पहला अवयव, ये जो पहला है वो देखिए सबसेट A में है, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो सब B में आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अतः यह F, ये जो दिया है, यह F जो दिया है, यह एक रिलेशन है, यानी संबंध तो है, यानी पहला तो ट्रू है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछा है, F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। देखना जरा, क्या ये फंक्शन है? पहला नंबर रिलेशन है, वो तो है, क्या फंक्शन है? देखो भाई, फंक्शन की क्या परिभाषा, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 की एक इमेज 9 है और 2 की एक इमेज 11 है। देखे ना, 2 9 में भी है, 2 11 के साथ भी है, ये 11 में है। तो चूंकि एक ही अवयव 2 की 2 इमेज हैं, दो इमेज हैं, आता है, याद रखना यह फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने की पहली शर्त यही है, A के प्रत्येक अवयव का B में एक अद्वितीय एक केवल प्रतिबिंब मिलना चाहिए। 2 के यहाँ ये जो 2 एलिमेंट है ना, इसकी 2 इमेज हैं, पहला 9 है, दूसरा कौन है? 11 है। इसलिए कभी भी फलन संभव नहीं है, फलन नहीं हो सकता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, 11 और 12। तो चलिए हम 11 और 12 भी कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड लास्ट यानी 11वां क्वेश्चन है, वो क्या है उसको आप पढ़ें। उसमें लिखा है लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एक फंक्शन एफ है, अब ये फंक्शन है कि नहीं तो बाद में पता चलेगा। एफ जो है वो जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, और एफ बराबर दिया है ए बी और ए प्लस बी। तो देखो ए बी जो होगा वो डोमेन का काम करेगा, और ए प्लस बी जो होगा वो रेंज का काम करेगा। जब हम ए बी कहेंगे तो डोमेन बोला, ए प्लस बी कहा तो रेंज कहा, और ए और बी दोनों जेड में बिलोंग करते हैं। जेड का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक। ए भी हमें इंटीजर लेना होगा, बी को भी हमें इंटीजर लेना होगा। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। कहा है कि क्या जो ये एफ है ये जेड से जेड में फलन है। अगर देखो जरा, अगर हम कह दें कि इफ़ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1, ये दोनों पूर्णांक ही तो हैं, तो ज़रा देखो कि जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, 0 इंटू 1 बराबर 0, और जो ए प्लस बी आएगा वो आएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन में आएगा वो क्या आएगा, 0 1 आया, ये एफ में आएगा, यानी 0 का जो इमेज है वो 1 रहेगा। अब यदि हम ए को 0 ले लें और ज़रा बी को 2 ले लें, तो जब ए को 0 लोगे और बी को 2 लोगे तो ए बी बराबर आएगा 0 इंटू 2 बराबर 0, मगर जो ए प्लस बी आएगा वो 0 प्लस 2 यानी 2 आया। यानी यहाँ से एक एलिमेंट और आ रहा है, वो 0 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इधर एक जेड में एक एलिमेंट 0 है और इधर जेड में पूरा जेड रहेगा, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है,
और 0 की 2 इमेज आ गई। 0 1 से भी रिलेटेड हो गया और 0 2 से भी रिलेटेड हो गया। तो याद रखें, किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। अगर हैं तो फिर वो फलन नहीं है। रिलेशन तो हो सकता है वो कि है, लेकिन फलन नहीं है। इसलिए f इज नॉट ए फंक्शन, यानी जो f है वो फंक्शन नहीं है। क्लियर कट हो गया, बिल्कुल आसान। और आखिरी क्वेश्चन 12वां जरा देखो। 12वां भी ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज थी वो काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी। अब इसको हम देखते हैं जरा कि इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है, फिर हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे, इसके बाद हम 12वां देखें जरा। 12वां, a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड f सच दैट, देखना ध्यान से, f सच दैट a to n एक फंक्शन है, ये है a से n में, जबकि fn बराबर, देखो fn बराबर क्या दिया है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो कह रहा है इसका रेंज ज्ञात करो। बहुत आसान है। अरे आपके पास जो एलिमेंट हैं, फंक्शन a से n में है, तो एलिमेंट का काम यही करेंगे कि ना करेंगे। और जो fn आएगा वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा। fn क्या चीज़ है? रेंज है। n हो गया एलिमेंट और fn क्या हो गया? रेंज। n हो गया डोमेन, fn हो गया रेंज, और fn है क्या चीज़? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो ज़रा 9 का फैक्टर करो, तो 1 × 3 × 3, 10 का करो 1 × 2 × 5, 11 का करो 1 × 11, 12 का करो 2 × 2 × 3, 1 रहेगा ही रहेगा, 13 का करो तो 1 × 13। अब हाईएस्ट फैक्टर ले लो, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 11 है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, तो 3 तो 2 बार आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखना है। तो बताओ रेंज बराबर क्या आएगा? 2 आया है, कहीं 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, तो ये आ गया 3, 5, 11, 13, और कोई बचा 13, 3 2 बार, 5, बस यही क्या हो गया आंसर। इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या हो गई? समाप्त। एक बार फिर से आपसे कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू, नमस्ते।